करोड़ों दर्शकों का मिल रहा साथ। एमपी की बात एमपी न्यूज के साथ। नमस्कार, मैं हूं रिमझिम विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं एमपी न्यूज। प्रदेश में लोकसभा चुनाव के 4 चरणों में मतदान संपन्न होने के बाद विधानसभा चुनाव के उपचुनाव की सुगबुगाहट तेज हो चली है। इसके पीछे की वजह एमपी में हुए दल बदल को भी माना जा रहा है। इसके बाद में राजनीतिक पार्टियों के अंदर खाने तैयारी शुरू हो चुकी है, जिसकी अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता संदीप नागर जुड़ चुके हैं। संदीप, लोकसभा चुनाव के बाद कौन कौन सी विधानसभाओं पर उपचुनाव हो सकते हैं? देखिए, निश्चित ही मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों पर लोकसभा चुनाव के लिए मतदान संपन्न हो चुका है। ऐसे में पार्टियों के दल बदल का क्रम भी हमको मध्य प्रदेश में देखने को मिला, जहां कई राजनीतिक पार्टियों के राजनेताओं ने एक दूसरी पार्टी को छोड़कर दूसरा पाला ज्वाइन किया है। तो ऐसे में कई विधायकों ने, जिन्होंने कांग्रेस से छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा, उन विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने की आशंका जताई जा रही है। ऐसे में जो सबसे पहली विधानसभा सीट है वो अमरवाड़ा विधानसभा सीट है, जहां से कांग्रेस विधायक कमलेश शाह ने भारतीय जनता पार्टी का लोकसभा चुनाव के बीच मझधार में भगवा ओढ़ लिया। उन्होंने विधायकी पद से इस्तीफा भी दे दिया। विधानसभा की ओर से उनका रिक्त जो पद है वो भी घोषित कर दिया गया और अमरवाड़ा विधानसभा पर आने वाले दिनों में उपचुनाव होने की पूरी आशंका जताई जा रही है। दूसरी विधानसभा सीट की अगर हम बात करें तो वो बुधनी विधानसभा सीट है, जहां से वर्तमान में पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान विधायक है। शिवराज सिंह चौहान विदिशा लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं और अगर शिवराज सिंह चौहान जीतते हैं चुनाव तो कहीं ना कहीं बुधनी विधानसभा सीट पर भी उपचुनाव होने की आशंका जताई जा रही है। तीसरी लोकसभा सीट सागर जिले से आती है, जहां से बीना विधानसभा से कांग्रेस विधायक निर्मला ने भारतीय जनता पार्टी का भगवा ओढ़ लिया। हालांकि निर्मला ने अपने विधायकी के पद से इस्तीफा नहीं दिया और अगर उनका इस्तीफा मंजूर किया जाता है तो कहीं ना कहीं इस सीट पर भी उपचुनाव होने की पूरी आशंका जो है वो जताई जा रही है। तीसरी विधानसभा सीट की अगर हम बात करें तो वो विजयपुर है, जहां से कांग्रेस विधायक रामनिवास रावत भी बीच मझधार में भारतीय जनता पार्टी की नाव में सवार हो गए। हालांकि उन्होंने भी अभी तक अपनी विधायकी के पद से इस्तीफा नहीं दिया है। अगर रावत का विधायकी पद से इस्तीफा मंजूर होता है तो यहाँ भी उपचुनाव होने की पूरी आशंका जो है वो जताई जा रही है। वहीं अगली लोकसभा सीट की हम बात करें तो विधानसभा से तो कांग्रेस विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा जो है वो कांग्रेस के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं और अगर सिद्धार्थ कुशवाहा लोकसभा चुनाव जीतते हैं तो कहीं ना कहीं उनको अपनी विधायकी के पद से इस्तीफा देना होगा। ऐसे में सतना विधानसभा सीट पर भी उपचुनाव संपन्न कराए जा सकते हैं। अगली लोकसभा सीट जहां से पूरा मामला आता है तो वो डिंडोरी विधानसभा है, जहां से कांग्रेस विधायक ओमकार सिंह मरकाम जो है वो मंडला लोकसभा सीट से प्रत्याशी और कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। अगर ओमकार सिंह मरकाम चुनाव जीतते हैं मंडला से तो कहीं ना कहीं उनको भी अपने विधायकी के पद से इस्तीफा देना होगा। ऐसे में उनकी विधानसभा सीट डिंडोरी जहां उपचुनाव संपन्न कराए जा सकते हैं। अगले विधानसभा सीट की हम बात करें तो शहडोल जिले की है, जहां से कांग्रेस विधायक फुंदलाल मार्को जो है वो कांग्रेस से उनको टिकट मिला और शहडोल लोकसभा सीट पर उनको प्रत्याशी बनाया गया है। अगर मार्को लोकसभा चुनाव के रण में जीतने में कामयाब होते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी विधानसभा सीट पर भी उपचुनाव का बिगुल बजता हुआ हमको नजर आएगा। अगली लोकसभा सीट जो महत्वपूर्ण है, जो उज्जैन जिले से आती है, तराना विधानसभा, जहां से कांग्रेस विधायक महेश परमार है और उनको भी कांग्रेस पार्टी की ओर से उज्जैन संसदीय सीट से टिकट दिया गया है। अगर परमार इस सीट से जीत कर आते हैं तो कहीं ना कहीं उनको भी विधायकी के पद से इस्तीफा देना होगा और यहाँ भी उपचुनाव होने की पूरी आशंका जो है वो जताई जा रही है। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि मध्य प्रदेश में अभी की जो स्थिति बनी हुई है उसके मुताबिक जहां मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों पर मतदान संपन्न हो चुका है, तो वही आने वाले दिनों में 4 से 8 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने की पूरी आशंका है और दोनों ही राजनीतिक पार्टियों की ओर से इसको लेकर अंदर खाने जो तैयारी है वो भी शुरू कर दी गई है। अब देखना होगा कि इन लोकसभा सीटों पर कितने प्रत्याशी जीतते और कितने जिन्होंने अपनी पार्टी को छोड़कर बीच मझधार में दूसरी पार्टी को ज्वाइन किया है उनमें से कितने विधायकों का जो इस्तीफा है वो मंजूर किया जाता है और कब तक इन लोकसभा सीटों पर ये मतदान की जो घोषणा है उपचुनाव के लिए ये निर्वाचन आयोग की ओर से देखने को मिलती है।
संदीप, बीजेपी और कांग्रेस की क्या कुछ तैयारियां देखने को मिल रही है उपचुनाव को लेकर? देखिए, निश्चित ही अभी हाल ही दिनों में दिसंबर में देखा, जब 2023 में मध्य प्रदेश की 229 लोकसभा सीटों पर विधानसभा चुनाव संपन्न हुए हैं, जहां भारतीय जनता पार्टी ने बम्पर वोटिंग से जीत हासिल की है। तो वहीं हाल ही दिनों में लोकसभा चुनाव की जहां 229 लोकसभा सीटों पर चुनाव संपन्न हुए, तो वहीं 29 लोकसभा सीटों पर कहीं ना कहीं दोनों ही राजनीतिक पार्टियों की ओर से अच्छा चुनाव लड़ा गया और हाल ही दिनों में लोकसभा चुनाव के मतदान मध्य प्रदेश में संपन्न हुए हैं। ऐसे में अंदर खाने अब कहीं ना कहीं उपचुनाव की जो सुगबुगाहट है वो भी शुरू कर दी गई है, क्योंकि 4 जून को मध्य प्रदेश की तस्वीर स्पष्ट हो जाएगी और निर्वाचन आयोग की ओर से ये तस्वीर जो मतदान हुआ है इसके नतीजे हम सबके सामने आ जाएंगे। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने अंदर खाने ही उपचुनाव की जो तैयारी है वो शुरू कर दी और आने वाले दिनों में 4 से 8 विधानसभा सीटों पर हम कहीं ना कहीं उपचुनाव के लिए मतदान होते हुए देखते हुए नजर आएंगे। अगर बात की जाए कांग्रेस की, तो कांग्रेस ने अपनी सबसे बड़ी बैठक जो है वो आज राजधानी भोपाल में आयोजित की, जहां पीसीसी चीफ जीतू पटवारी अपने तमाम नेता और तमाम लोकसभा के प्रत्याशियों के बलबूते पर अपना टीम के नेतृत्व बनाते हुए नजर आए और संगठन को कैसे मजबूत किया जाए इसको लेकर पीसीसी चीफ जीतू पटवारी की ओर से रणनीति बनाई गई है। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि कांग्रेस की ओर से उपचुनाव को लेकर कहीं ना कहीं अंदर खाने तैयारी शुरू कर दी गई है और उपचुनाव में कैसे बेहतर परिणाम लेकर आया जाए इसको लेकर उन्होंने संगठन से लेकर जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं को एक्टिव रखने की भी रणनीति शुरू कर दी है। और शायद यही कारण है कि आज 29 लोकसभा के प्रत्याशियों से 1 to 1 चर्चा की गई और कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता इस बैठक में मौजूद रहे हैं। तो कहा जा सकता है कि कांग्रेस ने अपनी अंदर खाने तैयारी शुरू कर दी है। वहीं अगर भारतीय जनता पार्टी की हम बात करें तो भाजपा भी लगातार संगठन को मजबूत करती हुई नजर आ रही है और बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं को एक्टिव रखती हुई भारतीय जनता पार्टी नजर आती है। अब देखना होगा कि कांग्रेस के उपचुनाव के लिए शुरू हुई ये तैयारी भारतीय जनता पार्टी कब तक शुरू करती है और क्या कुछ नयापन जो है वो उपचुनाव में हमको देखने को मिलता है। लेकिन कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि दोनों ही राजनीतिक पार्टियों की ओर से उपचुनाव का बिगुल बज चुका है और दोनों ही नए राजनीतिक पार्टियों ने जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं को एक्टिव करने के साथ साथ कहीं ना कहीं जमीनी स्तर पर अपनी तैयारी है वो शुरू कर दी है। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में ये जो उपचुनाव की सुगबुगाहट है ये कितनी रफ्तार के साथ मध्य प्रदेश में आगे बढ़ती है। जी संदीप, कब तक इन विधानसभाओं पर उपचुनाव हो सकते हैं? देखिए, निश्चित ही ये माना जा रहा है कि जैसे ही ये परिणाम आएंगे लोकसभा चुनाव के बाद में उससे 6 महीने के अंदर ही ये लोकसभा के परिणाम के बाद में 6 महीने के अंदर ही विधानसभा चुनाव पर मतदान निर्वाचन आयोग की ओर से संपन्न कराए जा सकते हैं। हालांकि इन दिनों अगर देखा जाए तो निर्वाचन आयोग पूरा लोकसभा चुनाव के लिए व्यस्त है। हालांकि मध्य प्रदेश में ये चुनाव संपन्न हो चुके हैं, लेकिन जब इसका परिणाम 4 जून को आएंगे तो उसके बाद में 6 से 7 महीने के अंदर ही इन सीटों पर उपचुनाव हो सकते हैं और ये तस्वीर भी 4 जून को ही स्पष्ट होगी कि किन किन सीटों पर जो है वो उपचुनाव होने वाले और किन किन नेताओं का जो इस्तीफा है वो स्वीकार किया जाता है और क्या कुछ देखने को मिलता है। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि निर्वाचन आयोग आने वाले 6 महीने से 7 महीने के अंदर ही इन विधानसभा सीटों पर कहीं ना कहीं मतदान जो है वो संपन्न करा सकता है। जी, बहरहाल अब देखना होगा कि लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव की क्या कुछ तैयारियां देखने को मिलती है। तब तक के लिए आप बने रहिए एमपी न्यूज के साथ। करोड़ों दर्शकों का मिल रहा साथ, एमपी की बात एमपी न्यूज के साथ।